हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हमको पढ़ना है क्लास 9th के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। तो क्या है ग्रेविटेशन? तो ग्रेविटेशन एक फोर्स है। पिछले वाले चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात की थी। तो तीन टाइप की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी बुला सकते हो, एंड तीसरा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब जैसे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके बीच में एग्जिस्ट करती थी? बिटवीन टू मास पार्टिकल्स या टू मास ऑब्जेक्ट्स। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करती थी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द मैग्नेट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने उस वक्त पढ़ी थी। नाउ कमिंग टू ग्रेविटेशन, तो जो ये ग्रेविटेशन है ये स्पेशली क्या है वो हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमको यहाँ पर कवर अप करने हैं। तो जो सबसे पहला है ग्रेविटेशन, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर मास एंड वेट, उसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर, उसके बाद प्रेशर, बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो इस चैप्टर में हमको ये पॉइंट कवर अप करने हैं। ठीक है, ओके, अब वापस आते हैं ग्रेविटेशन पे। तो ग्रेविटेशन है क्या? तो ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है। ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स है। अब देखो, फोर्स तो दो टाइप से हो सकते हैं, या तो पुश हो सकता है या तो पुल हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी बात ग्रेविटेशन की आएगी, ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अ पुल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन कभी धक्का नहीं लगा सकती, हमेशा क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और ये किसके बीच में एग्जिस्ट करती है? बिटवीन टू मास पार्टिकल्स या बिटवीन टू मास ऑब्जेक्ट। तो जिन किसी के भी पास मास है, वजन है जिस किसी के भी पास, वो आपस में क्या लगाएंगे? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। सन के अराउंड जो ये अर्थ घूम रही है, या अर्थ के अराउंड जो ये मून घूम रहा है, या फिर सन के अराउंड जो बाकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये इनके घूमने की वजह क्या है? इनके घूमने की वजह है ग्रेविटेशन फोर्स। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगा तो अर्थ कभी भी सन के अराउंड नहीं घूम पाएगी, अर्थ कभी भी सन के अराउंड नहीं घूम पाएगी, मून कभी भी अर्थ के अराउंड नहीं घूम पाएगा। तो ये जो अर्थ घूम पा रही है, इसकी वजह क्या है? वजह है ग्रेविटेशन फोर्स। इसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू मास पार्टिकल? यस, बिटवीन टू मास पार्टिकल। तो सर मेरा भी वजन है? मैंने कहा बिल्कुल है। और सर मेरा जो फ्रेंड है उसका भी वजन है। तो हमारे बीच में भी तो ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सर हम ऐसे क्यों नहीं होते कि वो यहां पर खड़ा है, मैं यहां पर खड़ा हूं, तो हम ऐसा चिपक क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं। आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हैं। आप दोनों के बीच में, आप और आपके फ्रेंड के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो आपके और अर्थ के बीच में, या उसके और अर्थ के बीच में जो फोर्स है उसके मुकाबले बहुत कम है। अर्थ जो है वो आपको जिस फोर्स से खींच रहा है, आपके फ्रेंड को अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है, आप और आपका फ्रेंड आपस में उतना ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं। ऊपर से फ्रिक्शन भी है, तो जब आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन उसको रोक देगा। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में ग्रेविटेशन हमको उतना नजर में नहीं आता है। ठीक है, ग्रेविटेशन उतना नजर में नहीं आता। बट अगर मैं आप दोनों को स्पेस में छोड़ दूं और उसके अलावा वहां पर और कुछ नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप और आपका फ्रेंड ये दोनों अपने आप ही मूव करते हुए आकर के सड़ जाएंगे। ठीक है, चिपक जाएंगे। राइट, तो याद रखना ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू मास पार्टिकल इन द स्पेस। ठीक है, इन द स्पेस। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ होगी या किसी और प्लैनेट की सरफेस होगी तो वहां पर फ्रिक्शन होएगा, वहां पर उस प्लैनेट का अपना ग्रेविटेशन फोर्स सामने आएगा जो कि आपके मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आपको वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक बार जरा डेफिनेशन पे आते हैं। क्या है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। राइट, दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स दैट हैव मास। ठीक है, एनी टू यूनिवर्स दैट हैज मास। तो ग्रेविटेशन की मेन वजह क्या है? मास। ग्रेविटेशन की मेन वजह क्या है? मास। ठीक है, अच्छा इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, नेवर रिपल्सिव, कभी ये रिपल्सिव नहीं हो सकती। दूसरा क्या है? इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, राइट, अच्छा ये लो, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इसका सेंटर क्या है? ये, और इसका सेंटर क्या है? ये। तो अगर आपको कोई बोले कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करता है वो कैसे, मतलब उसके इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे लेने का, तो यहां से आप लोगे एक स्ट्रेट लाइन, यहां से आप लोगे एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दोनों के सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते वक्त जो ये डिस्टेंस आती है उससे आप कैलकुलेट करोगे कि कितना ग्रेविटेशन फोर्स ये एक दूसरे के ऊपर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, अब आपका एक फ्रेंड आता है, वो बोलता है नहीं यार मैं ये डिस्टेंस नहीं लेने वाला, मैं सोच रहा हूं कि जो मेरा डिस्टेंस होगा वो ऐसा होगा, यहां से ऐसा और ये ऐसा।
जी नहीं, ये डिस्टेंस आप नहीं ले सकते, ठीक है। आपको क्या करना है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करना है और फिर सीधी लाइन खींचनी है और उसको मेजर करना है। तो मान लो ये आपने मेजर करके पता चला ये है 15 सेंटीमीटर, तो जब इसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे उसमें जो डिस्टेंस डालोगे तो वो 15 सेंटीमीटर डालोगे दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच का, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपको नहीं डालना है, इसलिए क्या बोल रखा है, इट एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज यहां पर ये है कि ठीक है, ये जो फोर्स है ये कैसे एक्ट कर रही है, सेंटर टू सेंटर एक्ट कर रही है। इसका मतलब ये वाला जो प्लैनेट है या ये वाला जो मास बॉडी है वो इसको अपनी तरफ खींच रही है ऐसा, ठीक है, वो इसको अपनी तरफ खींच रही है ऐसा, और ये वाला जो प्लैनेट है वो इस प्लैनेट को खींच रहा है ऐसे। तो देखो ये इसको इधर खींच रहा है और ये इसको इधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को इधर खींच रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका नाम दे दूं F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो आप एक चीज देखोगे कि ये दोनों एक दूसरे को ऑपोजिटली एक्ट कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये कैसी फोर्सेज होंगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज होंगी। क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है, इक्वल कैसे है फॉर्मूला देखेंगे तो समझ में आएगा कि इक्वल क्यों है, और अपोजिट क्यों, तो अपोजिट इसलिए क्योंकि अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव मतलब पास आना है तो अपोजिटली एक्ट करना पड़ेगा ना। समझ में आया? वैसे तो जो रिपल्सन होता है, रिपल्सन भी दूर, रिपल्सन में क्या होता है, धकेला जाता है, वो भी अपोजिट ही होता है, बट यहां पर आपको स्पेशली बोला गया है कि ये कैसा है, अट्रैक्टिव है, तो इसलिए आपको एरो ऐसे बनाना पड़ेगा। मान लो किसी स्टूडेंट ने एरो ऐसा बना दिया कि इसके ऊपर धक्का ऐसा लग रहा है और इसके ऊपर धक्का ऐसा लग रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कहने को ये भी अपोजिट है, पर ये कैसा हो गया, ये क्या दिखा रहा है, ये रिपल्सिव दिखा रहा है, तो आपको रिपल्सिव नहीं दिखाना है, आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स दिखाना है। तो ये दोनों आपस में पास आ रहे हैं, अट्रैक्टिव है, ठीक है। और वैसे भी न्यूटन का एक लॉ आपने पढ़ा था, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, क्या पढ़ा था वहां पर कि एक्शन का रिएक्शन पढ़ा था, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। आएंगे फॉर्मूले पे भी आएंगे, राइट। अच्छा, तो इसके बाद सेकंड वाला पॉइंट यहां पर क्या था, इट एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। नाउ थर्ड पॉइंट यहां पर क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। यही वो फोर्स है जिसकी वजह से जो ये प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम पा रहे हैं, ठीक है। द मून अराउंड द अर्थ, ओके, एंड फॉर गिविंग अस वेट, ओके। हमारा जो वजन होता है, वजन की वजह भी यही ग्रेविटेशन फोर्स है। हमारा जो वजन है उसकी वजह क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि अर्थ हमको नीचे की तरफ पुल कर रही है, इसीलिए हमारा वजन सामने आ रहा है, इसलिए हमारा वजन सामने आ रहा है। अगर अर्थ हमको पुल करना बंद कर दे तो हम तो फ्लोट होते रहेंगे ऊपर, तो वेइंग मशीन के ऊपर हमारा वजन ही नहीं आएगा। तो हमारे जो वजन है उसकी वजह भी क्या है, यही है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, सर ठीक है ये तो समझ में आता है कि चलो मेरा जो वजन है उसकी वजह ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन खत्म तो मेरा वजन भी नहीं मायने रखेगा, ठीक है। बट सर ये बात नहीं समझ में आई कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ सन के अराउंड कैसे घूम सकती है। अरे सर देखो, एक बात तो लॉजिकल है, ये एक प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है, ठीक है। तो अगर ये प्लेनेट इसको खींच रहा है तो ऐसा खींच लेना चाहिए, तो ये सन है और ये अर्थ है, तो अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है तो सन अर्थ को ऐसा खींच लेना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं खींच रहा है, उल्टा ये बोल रहे हैं कि ये जो ये ऐसा करके घूम रहा है, ये क्या चक्कर है, ये नहीं समझ में आया। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, इस दुनिया में कोई भी चीज कब घूमती है, सोचो जरा, इस दुनिया में कोई भी चीज कब घूमती है, जब उसके ऊपर एक फोर्स पड़ रहा होता है। न्यूटन का लॉ याद है, फर्स्ट लॉ, कि रुका हुआ चीज रुका ही रहना चाहता है, चलता हुआ चलता ही रहना चाहता है, और सीधा चलता हुआ सीधा ही चलता ही रहना चाहता है। कब तक, जब तक कि कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगाए। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो लगातार उसके ऊपर एक फोर्स पड़ रहा है, लगातार उसके ऊपर एक फोर्स पड़ रहा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो याद रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसका मतलब लगातार उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, लगातार उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फिर से मैं एक और बार इसको रिपीट कर देता हूं, फिर से समझो। अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डायरेक्शन बदल रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। एंड जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी जो है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखा जाता है। तो अगर कोई चीज गोल घूम रही है, भले मैग्नीट्यूड ना बदले पर डायरेक्शन तो लगातार बदल रहा है, इसलिए याद रखना, अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। याद है सर्कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, आई मीन पिछले वाले चैप्टर में ही जो सर्कल वाला पार्ट था, सर्कुलर मोशन वाला पार्ट, उसमें हमने पढ़ा था कि अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। और जहां जहां एक्सीलरेशन है वहां वहां फोर्स भी है। क्यों, क्योंकि फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। याद है ना, मतलब कि जहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है। तो जहां पर वेलोसिटी बदल रही है समझ लो वहां एक्सीलरेशन है, जहां एक्सीलरेशन हो रहा है समझ लो वहां पर फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए
इसीलिए जब हम बात करते हैं कि अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है तो गोल घूम रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही ना बदले पर डायरेक्शन तो बदल रहा है, तो वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है तो फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम पा रहा है, उसकी वजह क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है जी। पर घूम कैसे रहा है सर? ये नहीं अभी तक समझ में आ रहा है, घूम कैसे रहा है, ये घूमने की वजह क्या है? तो हमेशा एक बात को समझना, देखो ध्यान से, अगर अर्थ रुकी हुई होती, देखो अगर अर्थ रुकी हुई होती, जैसे देखो ये हमारे पास सन, दिस इज सन, यह है सन, ठीक है, और यह है अर्थ, दिस इज योर अर्थ। अगर सन और अर्थ अपनी जगह पर रुके हुए होते, स्टेशनरी होते, तो सन क्या करता? अर्थ को अपनी तरफ खींच लेता और धीरे धीरे करके अर्थ ऐसे जाती और सन के अंदर घुस जाती। कब? अगर अर्थ रुकी हुई थी, अगर अर्थ जो है वो रेस्ट पे रहती है, ठीक है, तो ऐसे में सन अर्थ को अपनी तरफ खींच लेता। पर आप मुझे बताओ, क्या अर्थ रुकी हुई है? नहीं, अर्थ के पास एक वेलोसिटी है, अर्थ के पास एक वेलोसिटी है। तो हो ये रहा है, समझो इसको, हो ये रहा है कि मैंने यहां पर बनाया सन, ठीक है, इसको समझना हो क्या रहा है, ये बनाया हमने सन, अर्थ रुका हुआ नहीं है, ये याद रखना। एक काम करते हैं, यूनिवर्स के स्टार्टिंग में चलते हैं, शुरुआत में क्या हुआ होगा, ठीक है, एकदम जीरो से नहीं जाएंगे कि बिग बैंग हुआ, ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं, इतने से समझते हैं कि जहां पर ग्रेविटेशन अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे, ठीक है। मान लेते हैं कि अभी कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, सिर्फ एक सन है और कुछ नहीं है, कहीं दूर से अर्थ नाम का एक प्लेनेट उड़ता हुआ आ रहा है, सीधा ऐसे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, अर्थ है, सीधा चलता हुआ आ रहा है। क्या इसके पास वेलोसिटी है? यस, इसके पास वेलोसिटी है, ठीक है, दिस इज एट मोशन। मैं जो बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो अर्थ है ये किस में है? मोशन में है, और अर्थ सीधा चलता हुआ आ रहा है। अब अगर मान लो सन ना होता तो अर्थ जो है वो सीधा ही चलते रहना था। क्यों चलते रहना था? क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है? तो न्यूटन का पहला लॉ बोलता है कि जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ठीक है, जो जो सीधा चल रहा है वो सीधा ही चलता रहेगा। तो मान लो अभी सन नहीं है और अर्थ ऐसा आ रहा है, तो अर्थ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहां पर सन मौजूद होगा और अर्थ जब यहां पर पहुंचा, ध्यान से समझना, जब अर्थ यहां पर पहुंचा तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा। यस, तो सन क्या करेगा? इस अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, राइट। जो अर्थ पहले सीधा जाना चाह रहा था, अब उसी अर्थ को सन अपनी तरफ खींचेगा। अब उसकी वजह से क्या होगा? तो जो अर्थ सीधा जा रहा था, सन ने इधर खींचा, अब उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, अब उसकी जो डायरेक्शन है अब वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अर्थ जो कि पहले सीधा जाना चाहता था अब टिल्ट हो गया, क्योंकि इसने अपनी तरफ खींच लिया, राइट, इसने अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा होता है ना, मान लो जैसा कि एक फेदर है, फेदर जानते होंगे, चिड़िया का पंख, वो ऐसा जा रहा था सीधा। अब मैंने क्या किया? उसको ऐसे किया, थोड़ा सा फूक मारा, तो जो सीधा जा रहा था वो थोड़ा टिल्टेड हो गया, राइट। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही हुआ, तो जो अर्थ सीधा जाना चाहता था अब टिल्टेड हो गया, ठीक है जी। अब अर्थ यहां पर पहुंच गया, ठीक है, अब अर्थ यहां पर पहुंच गया, तो सन अभी भी तो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो अर्थ पहले ऐसा जाना चाहता था अब वो फिर से टिल्ट हो जाएगा इधर की डायरेक्शन में, राइट। अब अर्थ यहां पर पहुंच गया, क्योंकि अर्थ यहां पर पहुंच गया, ये फिर उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो अर्थ जो पहले ऐसा जाना चाहता था अब वो ऐसे जाने लगेगा, ठीक है। अब अर्थ यहां पर पहुंचा, फिर से सन उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जो अर्थ पहले इधर जाना चाहता था अब वो इधर जाने को लग गया। अर्थ जैसे यहां पर पहुंचा, सन ने फिर से उसको अपनी तरफ खींचा, और फिर अर्थ यहां पर ऐसा हो गया, उसका डायरेक्शन बदल गया, ठीक है। फिर से अर्थ, सन ने उसको अपनी तरफ खींचा, तो जो पहले सीधा जाना चाहता था अब वो ऐसा हो गया। तो आपको एक चीज पता चल रही है, सन के एब्सेंस में जो चीज सीधा जा सकती थी अब वो सीधा नहीं जा पा रही है। क्या हुआ? अर्थ यहां पर गया, सन ने अपनी तरफ खींचा, डायरेक्शन बदल गई, फिर सन ने अपनी तरफ खींचा, फिर डायरेक्शन बदल गई, फिर सन ने अपनी तरफ खींचा, डायरेक्शन बदल गई, बदल गई, बदल गई, बदल गई। तो जो पहले स्ट्रेट लाइन मोशन था, याद रखना, जो पहले स्ट्रेट लाइन मोशन था अब वो कैसा मोशन बन चुका है? सर्कुलर मोशन। अब वो कैसा मोशन बन चुका है? सर्कुलर मोशन। समझ में आया? अब ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ के पास पहले ही मोशन था। मान लो अगर अर्थ रुका हुआ होता, मान लो कि ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर सन है जैसे पिछले वाले केस में मैंने बताया, और यहां पर अर्थ है और दोनों रुके हुए हैं, तो फटक से सन क्या करता? अर्थ को अपनी तरफ खींच लेता और ये दुनिया खत्म हो जाती, ये दुनिया खत्म हो जाती। वो तो नसीब से अर्थ के पास ये वाली वेलोसिटी थी, नसीब से अर्थ के पास ये वाली वेलोसिटी है, और इसी वेलोसिटी के चलते वो घूम रहा है, ठीक है। इसी वेलोसिटी और ग्रेविटेशन फोर्स के चलते वो घूम रहा है। समझ में आया? हाँ, तो जिस दिन अर्थ रुक गई, जिस दिन अर्थ रुक गई उस दिन सन उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। आप एक काम करो, आप एक ऐसा समझो, एक रस्सी है उसमें पत्थर बांधा हुआ है, आप ऐसा करके घुमा रहे हो, तो जब तक वो रस्सी है तभी तक पत्थर ऐसा करके घूम रहा है। अगर आपने रस्सी काट दी तो क्या होगा? पत्थर टेंजेंशियली चला जाएगा, राइट। तो उस रस्सी की वजह से ये घूम रहा है। जिस दिन ये रस्सी खत्म उस दिन ये घूमना बंद कर देगा। कहां चला जाएगा? टेंजेंशियली। क्लियर एवरीवन? हाँ, तो यही चीज यहां पर भी हो रही है, यही चीज यहां पर भी हो रही है। रस्सी के केस में जो रस्सी का टेंशन है, रस्सी का जो टेंशन है वो घुमाने का काम कर रहा है, ठीक है। प्लैनेट के केस में जो एक ग्रेविटेशन फोर्स है, प्लैनेट के केस में
आई मीन सन एंड अर्थ के केस में जो ये ग्रेविटेशन फोर्स है ये घुमाने का काम कर रहा है। अच्छा, आपको मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, तो वहां पर कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहां पर कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब मेरे को एक चीज आपको और बतानी है कि किसी भी चीज को, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्योंकि वापस आप 11th में पढ़ोगे, किसी भी चीज को गोल घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, पूरा लिखो, ठीक है, पूरा लिख देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, इस दुनिया में जितने भी सर्कुलर मोशन हो रहे हैं उन सब की वजह है सेंट्रीपिटल फोर्स। उन सब की वजह क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अच्छा, यहां पर जब हम बात प्लैनेटरी मोशन की करते हैं तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी चीज को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप बोलोगे सर ये मैट्रिक्स समझ में नहीं आया, सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो ना। आप ये क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है घूमने के लिए और सेंट्रीपिटल फोर्स देता है ग्रेविटेशन, तो सीधा बोल दो ना सर ग्रेविटेशन चाहिए घूमने के लिए। जी नहीं, पहले तो आप लॉजिक समझिए। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल में क्या लिखा हुआ है? ये सेंटर, ये वर्ड देख रहे हो क्या? सेंटर। ठीक है। तो सेंटर का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। अब जब अर्थ को सन ने ऐसा खींचा तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये फोर्स किधर की तरफ है? सेंटर की तरफ है। तो इसको मैंने एफसी का नाम दे दिया। एफसी का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सन अर्थ को सेंटर की तरफ ही खींच रहा है ना। यहां पर भी देखो, क्या अर्थ को सन सेंटर की तरफ खींच रहा है? यस। यहां पर देखो, क्या अर्थ को सन सेंटर की तरफ खींच रहा है? यस। यहां पर भी सेंटर की तरफ। तो हर बार जो ये फोर्स लग रहा है, ये कैसी फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखो, फोर्स कई टाइप की भी हो सकती है, जैसे लीनियर फोर्स होती है, लीनियर फोर्स, राइट। उसी तरीके से एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। लीनियर फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, पढ़ा था? या फिर F = m × v - u/t। ये कौन सी फोर्सेज है? दीज आर लीनियर फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा जा रहा है, उसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो ये उसका फॉर्मूला है। और ये वाली फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला अलग होता है। चाहिए जानकारी के लिए मैं आपको लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो देखो यहां पर रेडियस आ गया ना, तो रेडियस किसका होता है? जो चीजें गोल घूम रही होती हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या अभी ये याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर याद ना रख पाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। तो वो हर फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी ना ये घूम पा रहा है, और अब मुझे बताओ कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये किस वजह से है? ये है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। याद रखना, ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी चीज को गोल घूमने के लिए चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, एटम के केस में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वहां पर वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। ये किसकी बात हो रही है? ये एटम के केस में बात हो रही है। एटम के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी तरीके से ग्रेविटेशन में क्या होता है? जब हम बात ग्रेविटेशन की करते हैं, ग्रेविटी की बात करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर मैंने एक रस्सी लिया, उसमें पत्थर बांधा और ऐसे करके घुमा रहा हूं, तो यहां भी तो घूम रहा है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो जो रस्सी है, रस्सी में खिंचाव को क्या बोलते हैं? टेंशन। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां मतलब रस्सी और पत्थर की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन इन द रस्सी, टेंशन इन द वायर। समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर ये जो तीसरा वाला केस है, ये किसका केस है? स्टोन एंड वायर के केस में ये सीन है। ठीक है। अब फिर भी आपके मन में एक सवाल आएगा, सर अभी भी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ग्रेविटेशन समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया, टेंशन भी समझ में आ गया, पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इसका चक्कर नहीं समझ में आया। लिखा क्यों है आपने? जब अल्टीमेटली प्रोवाइड इसी को करना है तो लिखा क्यों है? अरे भाई लिखा मैंने इसलिए है क्योंकि नेचर कैसा है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो भी तो अंदर की तरफ ही खींच रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी तो अंदर की तरफ खींच रहा है, रस्सी का जो टेंशन है वो भी तो अंदर की तरफ ही खींच रहा था, वरना अगर रस्सी काट देते तो सीधा पत्थर ने आगे चला जाना था। ठीक है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। आप इसको ऐसा समझो जैसे
सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स को देखो मैं या तो सीपी लिख सकता हूँ या सीएफ लिख सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीपी या सीएफ, ठीक है। इन द फ्यूचर अगर मैं सीपी की जगह सीएफ लिख दूं तो ये मत बोल देना कि सर पहले तो आपने सीपी लिखा था आपने सीएफ लिख दिया, जी नहीं, मतलब दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, ठीक है। नाउ अब आप ऐसा समझो कि जैसे ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री क्या है, ये एक पोस्ट है। अब प्रधानमंत्री की जगह पर हो सकता है ये बैठा हो सकता है ये बैठा हो सकता है ये बैठा हो। जैसे आज की डेट में अगर बोले कि प्रधानमंत्री कौन है तो हम क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, राइट। पहले कौन थे, मनमोहन जी थे, उससे पहले कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, राइट। तो ये जो चीज हो रही है यहां पर, ये क्या है, कुर्सी तो प्रधानमंत्री की है पर आज कोई और निभा रहा है, पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था। तो ये भी बिल्कुल वही है, गोल घूमने के लिए ये चाहिए, ये क्या है, ये एक पोस्ट है। एटम के केस में ये पोस्ट कौन निभाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एटम के केस में कौन निभाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटी के केस में कौन निभाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ये जो रस्सी और पत्थर के खेल में कौन निभाएगा, टेंशन। तो याद रखना ये क्या है, ये एक पोस्ट है और इस पोस्ट को निभाने वाले अलग अलग फोर्सेज हैं अलग अलग समय पे। क्लियर एवरीवन, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, तो ये क्लियर हो गया। नाउ प्रॉपर्टीज क्या क्या थी ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या लिखा हुआ है यहां पर, इट एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चलो ये हो गया ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन है क्या, तो ग्रेविटेशन भाई, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक। अच्छा अब आगे है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, हर जगह एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सल हर जगह एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं कि यहां पर आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा या वहां आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, जी नहीं, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो ये क्या बोलता है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स, एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल उठा लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो चांद है, तारा है, सितारा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एवरी पार्टिकल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकलों को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। अब ऐसा समझ लेते हैं कि ये एक मास पार्टिकल है, लेट्स से ये एक मास पार्टिकल है m1 और ये एक दूसरा मास पार्टिकल है m2, ये एक है m1 और एक है m2, ठीक है। अच्छा इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अच्छा पहले तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमको देखना पड़ेगा, ये सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन किया, तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है यहाँ पर r। तो ये तो लॉजिक है, ये क्या बोल रहा है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, ये जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये जो मासेस है इनका प्रोडक्ट, तो एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2, तो m1 इंटू m2, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, m1 इंटू m2, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ओके। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड यही जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के, रेडियस नॉट रेडियस एक्चुअली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये कहना चाहता है कि अगर आप इन दोनों का मास बढ़ा दो, इन दोनों का मास बढ़ा दो, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैग्नेट के केस में आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे मैग्नेट लोगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ खास ऐसा होता नहीं है, पर अगर मैग्नेट बड़े बड़े हैं तो आप ऐसे में देखोगे, मतलब पावरफुल भी होने चाहिए, तो आप देखोगे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि जैसे सन एंड अर्थ, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे कहीं ज़्यादा सन एंड कोई और प्लैनेट ले लो, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर, सन एंड जुपिटर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का मास ज़्यादा है और अर्थ का मास कम है, तो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू सन एंड जुपिटर, क्योंकि जुपिटर का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू द अर्थ, ठीक है। एंड दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा, ये इसका मतलब है क्या, कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना ही उसके स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब अब इसको समझिए, मान लीजिए ये प्लैनेट है और ये एक दूसरा प्लैनेट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था मान लो r, ठीक है। अब अगर मैं r की जगह इस डिस्टेंस को 2r कर दूं, पहले का फोर्स अगर f है तो आपसे पूछा है कि नया फोर्स क्या होगा, तो पहले का डिस्टेंस अगर r है, नया का डिस्टेंस 2r है, तो जब r डिस्टेंस पे फोर्स f था तो नए डिस्टेंस पे फोर्स कितना हो जाएगा,
तो आपको ये समझना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर है। तो अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, r का 2r कर दूं, तो मुझे बताओ 2r का स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज 2r का स्क्वायर? तो 2r का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1/4r स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा? 1/4r स्क्वायर। इस r स्क्वायर को हटा दो क्योंकि ये r स्क्वायर तो पहले से था, नया क्या एडअप हुआ? 4 एडअप हुआ। इसका मतलब जो फोर्स पहले F था अब वही 4 गुना कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा? 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, फॉर्मूला छोड़ो, मेरी तरफ देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं तो डबल का स्क्वायर कितना होता है? सोचो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा? 4 टाइम्स। कितना गुना कम हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो पहले का फोर्स अगर F था तो अभी का फोर्स कितना हो जाएगा? F/4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा दिया तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 9 गुना कम हो जाएगा। सो सिंपल। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस मैं 4 गुना बढ़ा देता हूं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 16 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस 10 गुना कर दूं, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 10 गुना कर दूं तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना गुना कम हो जाएगा? कितना गुना कम हो जाएगा? बताओ। अगर मैंने डिस्टेंस 10 गुना बढ़ा दिया तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना गुना कम हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कितना गुना कम हो जाएगा? 100 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आया? यही इसका मतलब है। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या होगा? तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यह जगह तो है वैसे। सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आपको एक चीज पता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है। क्या है वो कांस्टेंट? तो देखो वो कांस्टेंट है F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g m1 m2 upon r square. So this is the formula for the gravitational force that exists between two mass bodies separated at a distance r. ठीक है, separated at a distance r. m1 क्या है? mass of first object. m2 क्या है? mass of second object. r क्या है? the distance between the two object. right? समझ में आया? अच्छा, ये जो g है, g क्या है? g is known as universal gravitational constant. This is universal gravitational constant. This is universal gravitational constant. कितनी वैल्यू है इसकी? तो भाई इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना है? याद रखोगे तो अच्छा है, याद रखोगे तो अच्छा है। ठीक है, याद रख लो इसको, क्योंकि एक ही तो वैल्यू जो याद करनी है। अब बहुत सारे कांस्टेंट होते थे तो हम बोल सकते थे, एक ही तो वैल्यू है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब आप इसको क्या करेंगे? जल्दी से लिख लेंगे। राइट डाउन दिस फास्ट, राइट डाउन फास्ट। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद रखना, ये यूनिवर्सल क्यों है? दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाओ ये रूल सेम ही होगा। जैसे संविधान है, भारत का संविधान से भारत में एप्लीकेबल है। आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ तो वो क्या बोलेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक्ट नहीं करता, तो यूनिवर्सल नहीं है। पर ये जो लॉ है ये कैसा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ है। क्लियर? चलिए, ये हो गया, बढ़े आगे। नाउ अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg, okay, and the mass of moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg. If the distance between earth and moon is 3.84 into 10 to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by earth on the moon. Calculate the force exerted by the earth on the moon. बहुत ही सिंपल है। आपको क्या दिया हुआ है? अर्थ का मास दिया हुआ है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, मास ऑफ अर्थ कितना? 6 into 10 to the power 24 kg। क्या मास का यूनिट, ऐसा यूनिट केजी होता है? यस, तो केजी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मास ऑफ मून कितना? 7.4 into 10 to the power 22 kg। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किसे डिनोट करते हैं? आर से। कितना है? 3.8, ओके, 3.84 into 10 to the power कितना है? 5। अच्छा, किस में? किलोमीटर में। किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर इज नॉट द ऐसा यूनिट। तो किलो कितना होता है? किलो होता है 10 to the power 3। ठीक है, 10 to the power 3। सो ये बन गया 10 to the power 3 मीटर। अच्छा, मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फिर से एक बार। किलो का मतलब होता है 10 to the power 3। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना किलोबाइट, किलोबाइट के बाद क्या आता है? मेगाबाइट। याद है?
जब आप CD खरीदते हो या पेन ड्राइव खरीदते हो तो यही तो उसका, इससे तो पता लगा था उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, 10⁻6। मेगाबाइट के बाद क्या आता है, गीगाबाइट, 10⁻9। गीगा के बाद क्या आता है, टेराबाइट, 10⁻12। देखो ये सब 3 के मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, अब डाउन साइड में जाते हैं, 10⁻−3 ये होता है मिली, सुना है ना, मिलीलीटर, ठीक है। 10⁻−6 ये होता है माइक्रो, ये होता है माइक्रो, ठीक है। एंड 10⁻−9 क्या होता है, नैनो। एंड 10⁻−12 होता है पीको, ठीक है। तो अगर मैंने आपको इस पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया है तो आप अभी इसको लिख लो। तो क्योंकि ये किलो था तो किलो के लिए मैंने क्या लिखा, 10⁻3, तो के हट जाएगा और सिर्फ मीटर रह जाएगा, राइट। क्या अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, F = G/MM/r², लगा सकते हैं, तो लगा लेते हैं। सो F ही तो निकालना है ना, ये देखो ये फोर्स ही तो निकालना है। सो F = G की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10⁻−11 इंटू 6 × 10⁻24 इंटू 7.4 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 10⁻। अच्छा, ये कलेक्टिवली कितना हो गया, 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.84 इंटू 10⁸, ठीक है। अच्छा, ये रूल याद है ना, a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, a⁻m+n, ये रूल याद है। बस वही किया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 + 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक। तो यहां पर डाल देंगे 8 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब जो कर सकता है उसको काटो, लेकिन उसके पहले डिनोमिनेटर को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6.67, सारी एक जैसे टर्म को एक साथ लिख लो, जैसे 6.67, ये वाला 6 एंड ये वाला 7.4, इसको एक साथ लिख लो। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻। अच्छा, ये 10⁻−11 है, ये 10⁻24 है, 10⁻22। तो एक काम करते हैं ना, 10⁻−11 + 24 + 22 कितना हो गया ये, तो पहले 24 एंड 22 को ऐड कर लो, तो ये कितना बन जाता है, 24 + 22 दैट इज 46। फिर 46 में से 11 को माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा, 35। तो ये बन जाता है 10⁻35, ठीक है, 10⁻35, राइट। अच्छा, ये बन गया 10⁻35 डिवाइडेड बाय 3.85 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मतलब है कि 3.84 2 टाइम्स है, तो लिख देते हैं 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸ और उसका पावर 2। देखो याद रखना ये स्क्वायर दोनों का है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, तो 3.84 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3.84 इंटू 3.84 और 10⁸ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻16, ठीक है, 10⁻16। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर आपने 3.84 का स्क्वायर को ऐसा क्यों लिखा, सीधा मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि आगे चल करके मेरे को उसको काटना है, आगे चल करके मुझे उसको काटना है, ठीक है, ठीक है। चलो ये मिटा दूं मैं, ये आई थिंक आप वीडियो पीछे करके लिख लेना अगर नहीं लिखा होगा तो, ठीक है। चलो ये लो, F = ये जो नंबर है इसको तो आप भाई सॉल्व कर लो। अब क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मैं कैलकुलेटर यूज़ करूंगा, बट आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। मैं अगर अभी सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, अननेसेसरी जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं मजबूरन इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, ठीक है, ये आया 296.148। अब इसको डिवाइड करेंगे 3.84 डिवाइडेड बाय 3.84, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 20.008, ठीक है, ये इतनी आ जाती है इंटू 10⁻। अच्छा, अब ये है 10⁻35 और ये 10⁻16, तो जब 10⁻16 ऊपर जाएगा तो 10⁻−16 हो जाएगा, है ना। देखो मैं यहाँ पर करके आपको बता देता हूँ, ये है ऊपर 10⁻35 और नीचे है 10⁻16। 10⁻16 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 10⁻35 तो पहले से ही है और 10⁻−16 हो जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 35 - 16, ठीक है। तो 10⁻35 में से 16 माइनस किया तो कितना होता है, तो 35 में से पहले 15 माइनस कर लो, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, फिर 20 में से एक और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 19। तो ये वाली वैल्यू कितनी है 10⁻19 और आंसर क्या आएगा न्यूटन।
आंसर क्या होगा, न्यूटन में। ठीक है, सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, तो इसे जल्दी से आप लोग लिख लीजिए और मैं इसका जो आंसर है वो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर चेक किए बिना हमको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, हाँ, तो दैट इज द राइट आंसर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, F इक्वल टू पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो तो 2.008 इंटू 10⁻20 न्यूटन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। यस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को कम किया है एक डिजिट से, तो इसको मैं एक डिजिट से बढ़ा दूंगा, तो 10⁻19 का क्या हो जाएगा, 10⁻20। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, बढ़े आगे, 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमने मोशन करके चैप्टर पढ़ा था उसमें इसके बारे में जिक्र था कि ग्रेविटी जो है वो क्या करती है, हर सेकेंड में जो वेलोसिटी है उसको 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देती है, राइट। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए हम इसको 9.8 नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग लगभग क्या लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ये वाला, उनको मैं समझा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रेविटी की वैल्यू, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में क्या लिख रहा हूं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। होता तो 9.8 है, पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम उसको 10 लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्या मैं इसको 10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ये सेकंड जब इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड स्क्वायर ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये ग्रेविटी है, किसकी ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। मंगल ग्रह पे ये काम नहीं आएगा, ये मून पे काम नहीं आएगा, ये सिर्फ अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वैल्यू अर्थ के ग्रेविटी की है, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। इसका मतलब अर्थ जो है वो हर सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देगा, जो फ्रीली फॉल हो रहे हैं। मतलब मैंने एक पत्थर लिया, पत्थर को ले जा करके मैंने ऐसा बिल्डिंग से छोड़ दिया, तो ग्रेविटी क्या करेगी, उस पत्थर की वेलोसिटी को हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देगी। हर सेकंड कितने से बढ़ा देगी, 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देगी। तो मैंने जैसे इस पत्थर को छोड़ा, एक सेकंड में जीरो की जो वेलोसिटी है, क्योंकि जब मैंने पकड़ रखा था तो वेलोसिटी तो जीरो थी, जैसे मैंने छोड़ा तो एक सेकंड में वेलोसिटी जीरो का कितना हो गया, 10। कितने सेकंड में, एक सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है, तो एक सेकंड में जीरो का 10 हो गया। अगले सेकंड में कितना होगा, 10 का 20, क्योंकि अगले सेकंड में भी तो 10 से बढ़ेगा। तीसरे सेकंड में 20 का कितना हो जाएगा, 30। चौथे सेकंड में क्या हो जाएगा, 40। पांचवें सेकंड में क्या हो जाएगा, 50। समझ में आया। तो जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो हर एक सेकंड वेलोसिटी कितना बढ़ती है, 10 मीटर पर सेकंड से। इसलिए अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, इसका उल्टा मान लो, अगर मैं नीचे से ऊपर थ्रो करता हूं तो एक सेकंड में अर्थ क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से घटा देगी हर एक सेकंड में। तो मान लो एक पत्थर था, उसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका, 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका, तो ग्रेविटी क्या करेगी, हर एक सेकंड में वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से कम कर देगी। तो मैंने अगर 50 से ऊपर फेंका तो एक सेकंड में 50 का कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अगले एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 40 का 30, फिर अगले एक सेकंड में कितना हो जाएगा, 20, फिर क्या होगा, 10, फिर क्या होगा, 0। तो मुझे बताओ, पत्थर को 50 से 0 होने में कितना समय लगा, 5 सेकंड लगे, क्योंकि हर सेकंड में 10 घटेगा, तो 50 मीटर पर सेकंड को 0 होने में कितना लगेगा, 5 सेकंड का टाइम लगेगा। 50 का पहले सेकंड में 40, दूसरे सेकंड में 30, तीसरे सेकंड में 30, चौथे सेकंड में 20, नहीं एक सेकंड, हाँ 50। देखो ऐसे समझो, 50 का 40, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन। 50 का क्या हो गया, 40, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। 40 का 30 हो गया 2 सेकंड में, 30 का 20, ठीक है, फिर 20 का 10, 10 का 0, कितना सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 सेकंड। तो टाइम ऑफ, तो यहां से 0 आने में कितना लगा, 5 सेकंड लगा। कोई पूछे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो 50 का 0 हुआ 5 सेकंड में, और फिर 0 का वापस 50 होगा 5 सेकंड में, तो 5 जाने का 5 आने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 10 सेकंड। इतना सिंपल है ये, समझ में आया। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, तो बताओ कितनी देर में जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी,
कितनी देर में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 30 का 0 कब होगा? हर सेकंड 10 से कम होगा। तो 30 का पहले 20 हुआ, फिर 20 का 10 हुआ, 10 का 0 हुआ, कितने टाइम में हुआ? 3 सेकंड में। तो 30 का 0 कितने सेकंड में होगा? 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड जाने का, 3 सेकंड आने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 सेकंड। क्लियर? तो यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि काम करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, सवाल ये है कि भाई ये आया कहां से? ये वाली जो वैल्यू है ये आई कहां से? तो आई कहां से? तो जरा समझना, हमने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये अभी पढ़ा हमने, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। फिर मैंने एक फोर्स का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मेरे पास दूसरा फॉर्मूला है जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। अगर आप देखो ध्यान से तो दोनों का LHS सेम है। अगर दोनों का LHS सेम है तो मैं एक काम कर सकता ना, इस फोर्स को हटा करके ये वाला फोर्स डाल देता हूं जिसकी वैल्यू m है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, बाय 1 and 2? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये ma है ये बराबर है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के? बोल सकता हूं मैं ये? ओके। अब यहां पर तो जो ये बात हो रही है वो ऐसी हो रही है कि जो ये फोर्स होता है, अब मैंने यहाँ पर m1 m2 लिखा है और मैंने यहाँ पर ma लिखा है, तो मुझे ना किसी को चेंज करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो है किसी एक को ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये छोटे उसमें नहीं लिखता हूँ, एक को छोटा m लिखता हूँ और एक को बड़ा m लिखता हूँ। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, छोटा m और बड़े m के टर्म्स में मैं इसको लिखता हूँ, तो ये काम आसान हो जाएगा समझना। तो एक है छोटा मास और एक है बड़ा मास। तो छोटा मास कौन? छोटा मास मान लो आप हो, ये आप हो, छोटा मास। ठीक है, सी दिस इज द अर्थ। अर्थ का मास कितना है? m। और ये वो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है और इसका मास है छोटा m। ठीक है, इसका मास कितना है? छोटा m। तो पहला, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? g इसका मास इंटू अर्थ का मास डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो ये देखो सेंटर टू सेंटर देखा जाता है, ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो क्या होगा? g इसका मास इंटू इसका मास अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर। करेक्ट? अच्छा, उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, याद है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर रहता है तो डाउनवर्ड साइड में जो उसका वेट होता है वो mg के बराबर होता है। पढ़ा था? अगर इसका मास m है तो इसका वजन क्या होगा? mg। राइट? क्योंकि गिरने वाला तो ये है ना, ये नीचे गिर रहा है ना, तो इसलिए इसका मास देखा जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो छोटे का मास लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ, स्मॉल m इंटू a इक्वल टू जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। राइट? अच्छा, अब कई जगहों पर क्या किया हुआ है, ये जो स्मॉल r है, स्मॉल r ना लिख करके इसको कैपिटल R से डिनोट किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्मॉल r जो होता है ना वो दिखाता है रैंडम डिस्टेंस। क्या दिखाता है? रैंडम डिस्टेंस। रैंडम डिस्टेंस कि भाई हम अर्थ से 400 किलोमीटर दूर हैं, हम अर्थ से 2000 किलोमीटर दूर हैं, वो रैंडम डिस्टेंस है। लेकिन जब हम कैपिटल R की बात बोलते हैं ना, कैपिटल R इज नोन एज रेडियस ऑफ अर्थ, इज नोन एज रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि मैं जो अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, मैं जो अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं अर्थ से इतनी दूर थोड़ी हूं। असल में मैं अर्थ के इतना क्लोज हूं। ध्यान देना, मैं इतनी दूर नहीं हूं अर्थ के, मैं तो एक्चुअली अर्थ के सरफेस पे खड़ा हूं ना। दिस इज मी, तो ये मेरा वजन है m। तो ऐसे में जो ये डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको मैं पहले बहुत दूर ले रहा था, असल में वो डिस्टेंस कितना रह जाएगा? अब ये वाला डिस्टेंस रह जाएगा, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये जो फॉर्मूला है स्मॉल r को हटा करके हम आगे चल करके क्या कर देंगे? कैपिटल R लिख देंगे। ठीक है, सो ये बन जाएगा ma इंटू जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? g कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, g कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। और एक और चीज, ये जो एक्सेलरेशन है, आगे हम इसी एक्सेलरेशन को g डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? g डाल देते हैं। ठीक है, तो वैसे तो मुझे पहले कर देना चाहिए था कि अगर ये m है, नीचे को ग्रेविटी g एक्ट करे तो ये mg, तो मैं यहीं पर ही इसको कर देता। ये जो ma है, इस ma को हटा करके मैं इसको mg कर देता। ठीक है, मैं इस ma को हटा के क्या कर देता? mg कर देता, तो ये mg होगी, ये भी यहाँ पर mg होगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली a ना आ करके ये क्या आ जाएगा? ये g आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या बना? g बन गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला किसका है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट क्या ये अर्थ के लिए? नहीं, ये सबके लिए। तो अर्थ के लिए क्या है? तो अर्थ के लिए आपको अर्थ का मास डालना होगा, अर्थ का रेडियस डालना होगा। अर्थ का मास एंड अर्थ का रेडियस। तो ठीक है, एक काम करते हैं, अर्थ का मास अर्थ का रेडियस डाल के देख लेते हैं क्या आता है। तो भाई कितना होता है, तो इसके लिए तो हमें डाटा देखना पड़ेगा। व्हाट
इज द मास ऑफ द अर्थ एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो कितना है अर्थ का, तो चलो इसको आप कॉपी कर लेना। मैं क्या करूं, दूसरे पेज पे लिखूं, चलो दूसरे पेज पे लिखता हूं। सो G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो अर्थ के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर अर्थ। तो अर्थ के लिए ये जो G होगा ये कितना हो जाएगा, अच्छा इस G की तो वैल्यू अपने को पता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द अर्थ। तो भाई अर्थ का मास कितना है, तो अर्थ का मास जो है वो है 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24। दिस इज 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो G का जो वैल्यू है वो बना 6.67, एक जैसे टर्म को एक साथ लिख देंगे 5.98 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा -11 प्लस 24, तो कितना बन जाएगा ये 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 टू सा कितना हो जाएगा 12। तो G इक्वल टू अच्छा ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये तो मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ, बट 10 टू द पावर ये 12 है और ये 13 है, तो ये 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्ट, ये वाले का और ये वाले का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ कितना होता है। तो मैं तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको खुद से सॉल्व करना है। तो 6.67 इंटू 5.98 डिवाइडेड बाय 6.4 डिवाइडेड बाय 6.4, तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आ रहा है वो है 0.97। दैट मीन्स G की वैल्यू, अब एक जीरो इधर शिफ्ट कर दो तो कितना आ रहा है 9.7 मेरा आंसर आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलता है इतना, क्योंकि ये जो आपको वैल्यू दी जाती है ना, ये आपको तो सिर्फ 3 डिजिट तक ही दी गई है। एक्चुअली ये वैल्यू बहुत आगे तक रहती है, पर वो सोचते हैं कि ये बच्चे हैं बेचारे, कैलकुलेटर तो इनको यूज़ करना नहीं है, तो इनको इतना टेंशन मत दो। तो आपको 2 ही नंबर में निपटाया हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर में, यहाँ पे 3 नंबर में। ठीक है, असल में नंबर बहुत आगे होते हैं। तो मेरा आंसर आ रहा है 9.7, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9.8 के करीब है। ठीक है, क्या ये आंसर गलत है, गलत नहीं है। वो तो हमको जो ये डाटा दिया होता है ये राउंड अप करके दिया होता है, इसलिए आंसर थोड़ा सा अलग आता है। ठीक है, सो ये अर्थ की ग्रेविटी है। लेकिन अगर मैं मून की बात करूं, तो मून के लिए G तो चलो सबके लिए सेम है, मून का मास रखना पड़ेगा एंड मून का रेडियस रखना पड़ेगा। मून का मास एंड मून का रेडियस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फिर उसमें मून में जो G की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए ये हो गया। तो इसे वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो बढ़े हैं आगे। तो ये नेक्स्ट ये है हमारे पास, दिस इज द फॉर अर्थ। ओके, और याद रखना ये वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये जो वैल्यू है ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ, ये तो मैंने अभी आपको करा ही दिया, तो मुझे इस स्लाइड में कराना था पर मैंने इस स्लाइड में करा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, ये देखो, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़ दिया तो फ्रीली फॉलिंग हो रहा है वो, यही तो मतलब है उसका। फ्री फॉल मतलब छोड़ दिया मैंने, गिर रहा है नीचे, दैट इज द फ्री फॉल। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो होता क्या है उस टाइम पे, तो भाई अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगा तो डाउनवर्ड साइड में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, G के तो बराबर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, आराम मतलब गिर रहा है वो, तो ऐसे में जो उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। दैट्स ऑल, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। तो इसकी जो डेफिनेशन है, मान लो आपने कभी फ्री फॉल की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी, तो क्या बोलोगे, फ्री फॉल मतलब क्या, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द अर्थ। अगर अर्थ के ऊपर है तो हम क्या बोलेंगे, उसको फ्री फॉल ही बोलेंगे। जब बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मींस द बॉडी इज अंडर फ्री फॉल। ठीक है, सो क्या बोल रखा है यहाँ पर, फ्री फॉल क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी टुवर्ड द अर्थ, मोशन ऑफ द बॉडी टुवर्ड द अर्थ। ठीक है, क्योंकि अर्थ की तरफ ही मूव करना चाहिए, राइट। When no other force except the force of gravity act on it is called as free fall. Is called as free fall. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, छोड़ दिया आपने, गिरा नीचे, तो एक तो अर्थ की तरफ गिर रहा है और दूसरा उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। ठीक है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। तो ऐसे में क्या कहलाएगा वो, फ्री फॉल। ऐसे में क्या कहलाएगा, फ्री फॉल। ठीक है, समझ में आया। ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज़ देखो, मान लो एक फाइटर प्लेन जा रहा है, उसका जो पायलट है उसने फाइटर प्लेन का मुंह नीचे कर दिया, अब नीचे की तरफ वो जा रहा है, क्या ये फ्री फॉल है, नहीं ये फ्री फॉल नहीं है। क्यों,
क्योंकि ग्रेविटी तो उसको खींच रही थी, प्लस उसका इंजन भी चालू था, तो ऐसे में ये पाया गया कि डाउनवर्ड साइड में जो उसका एक्सेलरेशन निकल के आ रहा था वो 9.8 से ज़्यादा निकल के आ रहा था, मतलब 20-25 का एक्सेलरेशन आ रहा था, 20-25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा था ऐसे नीचे। क्या ये फ्री फॉल है? नहीं, ये फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल कब होता? पायलट जा रहा था ऐसे, पायलट ने ऐसे मुंडी नीचे कर दी, अब पायलट ने इंजन बंद कर दिया, तो इंजन काम नहीं कर रहा, कोई और फोर्स काम नहीं कर रही, तो अब ये फ्रीली फॉल हो रहा है, अब कहा जा सकता है इसे। ठीक है, ओके। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मल फोर्सेस में, जैसे मान लो कोई गाड़ी है जो फोर्स लगा रही है, ठीक है, कोई मशीन है, कुछ भी, तो ऐसे में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन रहती थी वो क्या क्या रहती थी? तो आपको याद होगा, पहला हमारे पास इक्वेशन था v = u + at, दूसरा था s = ut + ½ at², और तीसरा था v² - u² = 2as, याद होगा, राइट। लेकिन यही इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या हो जाएगा? a विल बी रिप्लेस्ड बाय g। ये जो a है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? g से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, a g से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? v = u + gt, ठीक है, s = ut + ½ gt², तीसरा v² - u² = 2gs। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ a को रिप्लेस कर दिया हमने, किससे? g से रिप्लेस कर दिया। अगर हमको पता चले कि जो ये वेलोसिटी बढ़ाने का काम है ये ग्रेविटी कर रही है, तो वहां पर a रिप्लेस हो जाएगा g से, दैट्स ऑल, a रिप्लेस हो जाएगा g से, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशंस वैसे की वैसे ही रहेंगी। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ कैन फॉल ऑफ अ लेच एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसा कुछ है, मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से क्या बोल रखा है कि एक कैन गिरा, एक बर्तन गिरा, ये एक बर्तन है जो बिल्डिंग से गिरा नीचे, ठीक, ओके, नीचे गिरा वो इन 0.5 सेकंड। क्या है ये? टाइम है। कैसे पता? सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है। तो जो जो हमें पता है हम उसे लिख लेंगे। तो भाई क्या क्या पता है अपने को? तो अपने को पता है टाइम की जो वैल्यू है वो है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि कोई भी 3 इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। लेट g = 10, ठीक है, अच्छी बात है, g यहाँ पर दे रखा है, कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज इट्स स्पीड? अच्छा, तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है? क्या आपको तीसरा इंफॉर्मेशन पता है? यस, क्या पता है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब वो ड्रॉप हुआ, ठीक है, ऊपर से जब वो फॉल किया तब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। आपको कैसे पता नहीं थी? क्योंकि अगर होती तो मेंशन किया होता, मेंशन नहीं किया ना, इसका मतलब वो क्या किया? ड्रॉप किया है, तो ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है। तो तीसरी जो चीज है यहाँ पर u का वैल्यू कितना है? 0। क्या 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है? क्या बाकी चीजें निकाल सकते हैं? यस। तो जो इसमें पहला हिस्सा है वो क्या बोल रखा है? व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उसकी स्पीड क्या होगी? तो फाइनल स्पीड मतलब v पूछा है, v क्या होता है? u + gt। तो वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, v = u कितना है? 0 + g कितना है? 10 और t कितना है? 0.5। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा? तो ये वाला आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट का आंसर आ गया। दूसरे का आंसर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड? ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड? ये जो 0.5 सेकेंड है इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी? सो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड तो आपको मालूम होगा, एवरेज स्पीड इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल क्या मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस आपको पता लगाना है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? तो बस बेसिकली s आपको पूछा गया है, तो s क्या होगा? तो जरा ध्यान दो, s = ut + ½ gt², यही होगा, ut + ½ gt²। तो s निकालते हैं तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, t कितना है? 0.5 सेकेंड, ठीक है, प्लस ½ × 10 × 0.5 का स्क्वायर। अच्छा, 0.5 बाय द वे 1/2 होता है ना, ये देखो 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये बन गया ½ × 10 × 1/4। तो ये कितना बन गया? ये 2 5 = 10, और ये हो गया 5/4। और जहाँ तक मुझे पता है 5/4 होता है 1.25 मीटर। कितना हो गया? 1.25 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है? 1.25 मीटर। ये जो डिस्टेंस है कितना है? 1.25 मीटर। और टाइम कितना लगा? 0.5 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 0.5 सेकेंड। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आया? तो क्या मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ? तो ये बन जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 5 2 = 10, 5 5 = 25, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ये एवरेज स्पीड है आपकी, ठीक है।
तीसरा वाला पार्ट यहाँ पर क्या बोल रखा है, द थर्ड वन इज हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये डिस्टेंस ही बोला है, तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.25 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, हाइट, जो यहाँ पर हाइट ऑफ द लेज है वो कितना है, तो यही है 1.25 मीटर, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर। ऑलराइट, जल्दी से इसे लिख लीजिए और तब तक आंसर चेक कर लेते हैं। चलो डन। अच्छा, ये स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या इतना लंबा मेथोडोलॉजी करने की जरूरत है? नहीं। आपको मैंने एक चीज बताया था कि जब कभी भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है तो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, u + v/2 करके ऐसे भी निकाल सकते हो। तो u कितना है 0, v कितना है 5/2, तो सॉल्व करने के बाद कितना आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो वही आया। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट याद रखना ये कब, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये लगाया जा सकता है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है जी। एक ऑब्जेक्ट था, जमीन से उसको ऐसा थ्रो किया गया, किसी ने ऐसा थ्रो किया, कितने हाइट तक गया वो 10 मीटर तक गया। इसका मतलब जो s की वैल्यू है वो कितनी है 10 मीटर्स, ठीक है जी। तो जो यहाँ पर s है वो है 10 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर यह है कि कोई भी तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता है अपने को? s पता है और क्या पता है? यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है। तो कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रखा है यहाँ पर? हाँ, तीसरी चीज क्या है? तो ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर। तीसरी चीज पता है आपको क्या है? तीसरी चीज पता है? हाँ, नहीं पता है तो पता कर सकते हैं। क्या? देखो, वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी फाइनल 0 हो जाएगी, क्योंकि तब तक तो हो जाएगा ना जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। तो तीसरी चीज मिल गई। तो s पता है अपने को, g पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड अपने को v पता है क्या है 0 है। तो पहला सवाल यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, किस वेलोसिटी से वो थ्रो किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा है इनिशियल वेलोसिटी। आपसे क्या पूछ रखा है पहले केस में? इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या मैं यहाँ पर ये लगा सकता हूँ v = u + at, v = u + at लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। तो चलो लगा देते हैं। तो यहाँ पर v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना है पता नहीं, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10। लेकिन यार यहाँ पर मेरे टाइम तो पता ही नहीं है। क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? अरे बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। टाइम तो मैं निकाल ही सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि मुझे ये बात पता है ना 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 ना, अरे यार यू भी तो नहीं पता। हाँ चलो जान दो, मतलब ये फॉर्मूला फिलहाल यहाँ पर नहीं लग सकता। तो क्या लगाऊँ? ये लगाऊँ s = ut + ½ gt², ये लगा लेता हूँ, शायद इससे बात बन जाए। s पता है, u पता है, नहीं पता। ओ, इसमें हमको u नहीं पता एंड हमको t भी नहीं पता, तो ये भी नहीं लग सकता। चलो तीसरे के पास चलते हैं। v² - u² = 2as, v² - u² = 2as। u v पता है? पता है। u पता है? नहीं पता। a पता है? पता है। s पता है? पता है। हाँ, मतलब ये लग जाएगा। चलो ठीक है, लगा लेते हैं। तो ये कितना बना? v² मतलब 0² = u² = 2 इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू s कितना है 10 मीटर। अच्छा, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 10। तो -u² = 200। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, बाय द वे मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये a की वैल्यू है ये 10 नहीं, ये -10 होगी, ठीक है। कितनी? -10। आप बोलोगे -10 क्यों? आप एक चीज़ बताओ, क्या ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है? क्या ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है और पत्थर किधर जा रहा है? ऊपर। तो क्या ये ग्रेविटी पत्थर को रोकने का काम कर रही है? क्या ये ग्रेविटी पत्थर को रोकने का काम कर रही है? पत्थर तो ऊपर बढ़ना चाहता था ना, पर ग्रेविटी नीचे को एक्ट करके पत्थर को रोक रही है ना। तो क्या ये रिटार्डेशन कर रहा है? और जहां पर भी रिटार्डेड मोशन होता है वहां पर g का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए a की जगह पर आप पहले तो यहाँ पर g डालोगे, ठीक है, और g की वैल्यू क्या लोगे? 10 नहीं लोगे, -10 लोगे, ठीक है। ये याद रखना, g का वैल्यू कितना लोगे? -10। और s की वैल्यू कितने है यहाँ पर? 10 है। माइनस से माइनस कैंसर, ठीक, माइनस से माइनस कैंसर, तो ठीक है जी। तो u² = 200। तो u क्या हो जाएगा? 10√2। u कितना हो जाएगा? 10√2। सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच, बाय द ऑब्जेक्ट
टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम आपको निकालना है, तो भाई अब तो आप निकाल ही सकते हो यार टाइम के लिए। अब ये लगा लो, टी निकालना है ना, टी निकालना है, सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, u कितना है 10√2, a की वैल्यू कितनी है -10 और t का वैल्यू कितना है वो तो आपको निकालना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -10√2 इक्वल टू -10 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 10√2 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सो t का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 सेकेंड, t का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 सेकेंड। ठीक है, तो इतना समय लगेगा √2 सेकेंड। अब आपके मन में सवाल आएगा सर √2 सेकेंड, अरे तो सॉल्व कर लो ना, √2 कितना होता है 1.414, ठीक है, तो इतना समय लगेगा। डन, चलो कॉपी कर लेना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज मास एंड वेट। मास एंड वेट, तो मास एंड वेट क्या होता है, तो जरा समझिए, मास जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना कंटेंट मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज मास। और वेट क्या है कि वो फील क्या हो रहा है, वेट का मतलब क्या होता है वो फील क्या हो रहा है। तो मास का मतलब उसके अंदर कंटेंट कितना है और वेट का मतलब वो फील कितना हो रहा है। जैसे मान लो मैं हूं, अगर मैं अर्थ पे हूं तो मेरा वजन रहेगा कुछ ना कुछ, पर अगर मैं मून में चला जाऊं तो मेरे को जो अपना वजन फील होगा वो कम फील होगा, मालूम है ना क्यों, क्योंकि मून में ग्रेविटी कम है। तो सेम मास वाले ऑब्जेक्ट को अगर आप दूसरे प्लेनेट पे लेकर चले जाओ तो ऐसे में जो उसका वजन होगा वो आपको कम फीलिंग होगा। ठीक है, तो बेसिकली मास तो होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कंटेंट है, कितना कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मास। और वेट क्या होता है, वेट इज बेसिकली फोर्स जो वो प्लेनेट उसके ऊपर लगा रहा है। ठीक है, और क्योंकि हर एक प्लेनेट का जी अलग अलग होता है, हर एक प्लेनेट का जी अलग अलग होता है, तो जब हम बोलते हैं ना mg, तो क्योंकि हर एक प्लेनेट का जी अलग अलग है तो हर एक प्लेनेट का फोर्स अलग अलग है, पर मास जो है वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि कंटेंट तो वही है। उसी को आप एक प्लेनेट पे रख रहे हो, उसी को दूसरा प्लेनेट, तो कंटेंट हर जगह सेम है। बट जो ग्रेविटी है, क्योंकि हर एक प्लेनेट की अलग अलग ग्रेविटी है, इसीलिए ये जो वेट होता है, वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, याद रखना, वेट क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जबकि मास कैसा है, एक फिक्स क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मास कभी बदलता नहीं है, जबकि वेट हमेशा बदलता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए मास क्या बता रखा है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नोन एज मास। मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना सब्सटेंस मौजूद है वो कौन बताता है, मास, और इसका यूनिट क्या होता है केजी। अच्छा, कैरेक्टर ऑफ मास, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मास का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, डू नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द बॉडी, उसका शेप क्या है, साइज क्या है। तुमने मान लो एक लोहे का पीस था, उसको ऐसा करके, मतलब लोहा तो तुम दबा नहीं सकते, मान लो लोहा है 1 किलो का लोहा, तुमने उसको रखा यहाँ पर, 1 किलो है उसका मास, मार मार के चपटा कर दिया, अब उसका मास कितना है, अभी भी तो 1 किलो ही है। तो शेप साइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके स्टेट से भी फर्क नहीं पड़ता, वो कौन से स्टेट में है, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो सॉलिड स्टेट में था, मान लेते उसके अंदर 1 करोड़ आइटम थे, मान लेते 1 करोड़ आइटम थे, तो जब आप उसको लिक्विड बनाओगे तभी भी तो एटम तो 1 करोड़ ही रहेंगे ना। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, बस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रहेगा तो 1 करोड़ ही ना। और अगर गैसेस फेज में है तभी भी तो पार्टिकल उसके अंदर, एटम उसके अंदर 1 करोड़ ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी, समझ में आया। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रखा है कि ये जो है स्टेट ऑफ बॉडी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है उसी के अकॉर्डिंगली उसका मास डिसाइड होता है। ठीक है, सो दिस इज द मास, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है इज नोन एज मास। अब दूसरी चीज ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज वेट, दूसरी चीज वेट, ओहो वेट की स्लाइड गायब हो गई, यस वेट। तो वेट क्या होता है, वेट, ओहो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वेट क्या है, वेट इज द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। अच्छा, ये अर्थ भी हो सकता है, ये कोई और प्लैनेट भी हो सकता है, फिलहाल हम अर्थ की बात कर रहे हैं इसलिए हमने अर्थ यहाँ पर लिख रखा है। तो ये वो फोर्स है जो अर्थ उस बॉडी के ऊपर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है, इट इज अ फोर्स, तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। ठीक है, तो मास अलग होता है, मास का मतलब कि कितना कंटेंट उसके अंदर मौजूद है, और वेट क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट उस मास में ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके आपको कितना वेट बना के दे रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो वेट अलग अलग होता है और मास फिक्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेट, वेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक फोर्स है, वेट क्या है, एक फोर्स है और फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन होता है। मेरे ऊपर जो वेट लग रहा है वो कहाँ को लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना,
तो जो मेरा वेट है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मेरा मास क्या है, वो स्केलर है। वेट क्या है, वेक्टर। मेरा जो वजन है वो नीचे को पड़ रहा है, ऊपर को नहीं। अगर मैं वेइंग मशीन रखूंगा तो अपने पैरों के नीचे रखूंगा, ना कि सर के ऊपर। कभी ऐसा किया है क्या, वेइंग मशीन को सर के ऊपर रखो और बोलो कि मेरा वेट इतना इतना आ रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है, इसलिए पाँव के नीचे रखना पड़ेगा। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अच्छा, जितना ज़्यादा, अच्छा देखो वेट किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ओके, पहले तो मास हो गया। दूसरा, अगला तीसरा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी। जी पे भी है, डिपेंड करता है, तो मास पे भी और जी पे भी। सो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, वहां पर कांस्टेंट है 1, तो वेट इक्वल टू mg। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। अगर ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली है क्या, ये फोर्स ही तो है, a को g से रिप्लेस कर दिया, सो वेट इज mg। ठीक है, तो मास होता है m और वेट होता है mg। हर प्लैनेट का g अलग होता है, इसलिए हर प्लैनेट का mg अलग होता है, पर मास को ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो मास है इसका 10 किलो, मास है इसका 10 किलो। आपसे पूछ रखा है वेट क्या होगा, तो भैया वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। सो m है इसका 10 और अर्थ का g कितना है 9.8, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 98 न्यूटन। सो व्हाट इज द वेट, वेट इज 98 न्यूटन। कुछ नहीं है, वेट निकालने के लिए मास में उस प्लैनेट का g मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि अर्थ का g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमने 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर 10 से मल्टीप्लाई कर दें? अगर दिया हो 10 से मल्टीप्लाई करो तो करो। ठीक है, अच्छा, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन 10 न्यूटन है, सो W इक्वल टू 10 न्यूटन, ये W है। व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ में उसका वेट कितना है 10। ठीक है, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि या तो आपको सीधे से पता हो कि वेट ऑन मून इज 1/6 वेट ऑफ अर्थ, या तो ये लॉजिक पता हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आइदर डायरेक्ट वेट पता हो और आइदर जी पता हो, क्योंकि अगर इसमें m मल्टीप्लाई कर दो, अगर इन दोनों साइड को m में मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो एक्सप्रेशन आएगा ऊपर वाला, यही तो ऊपर आएगा, m इंटू जी क्या होगा WM, और ये वाली जो चीज़ है वो यही होगी। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं, वेट ऑन मून इज वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 10। सो वेट ऑन मून इज 10 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 1 न्यूटन। 10 क्यों, 6 आएगा, ओहो 10 मैंने क्यों लिख दिया, दिस इज 6 इसे ठीक कर लीजिए, दिस इज 10/6 न्यूटन। अब बाद में इसको काटा पीटी करके आप लोग सॉल्व करके लिख लेना। ठीक है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर।